हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम पोल। तो इससे पहले हमने क्या करा था, 7 चैप्टर की मैंने आप लोगों को सारा का सारा बेसिक्स और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को सोल्व कराई थी। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला था वो मैंने इसीलिए कराया है ताकि आप लोग जो है मेरा मैं कैसे पढ़ाती हूँ वो वाला मेथड क्या है आप लोग अडॉप्ट कर जाओ कि मैं कैसे कैसे चीजें कराती हूँ। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्या कराऊंगी आपसे, PYQ सोल्व कराऊंगी, आपका सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरी टीम बोल रही है कि आप लोगों का सिलेबस का जो बेसिक्स है वो आपके अच्छे से क्लियर है। तो मुझे सिर्फ आप लोगों को क्या कराना है, मुझे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ PYQs के लिए प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम दो अपना, शायद आप लोगों का 11th ऑफ मार्च को 12th क्लास का है और 21st ऑफ मार्च को शायद 10th क्लास का है। आई एम राइट आई थिंक कि आप लोग जब एग्जाम में बैठो आप मेरे वाली गलती ना करो कि आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल ही लूज कर जाओ अपना। आपको सब कुछ आता है, आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, लेकिन आप जैसे ही एग्जाम में बैठे आप कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर जाओ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब हम अब से डेली जितने हो सकेंगे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग? सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी कि आप लोगों को चीजें कैसे कैसे करनी है और आप लोग जो है कॉन्फिडेंस लेवल लूज ना करो एग्जाम में बैठते ही के साथ कि अरे यार मैं तो भूल गया। जब आप लोग इतनी, मैथ्स क्या है भूलने वाली चीज नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप फटाफट 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 सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो बिना काटा मारे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे को जो 95 मार्क्स है मेरे 12th में, ठीक है, और उसी साल पैटर्न चेंज हुआ था कि हम 20 मार्क्स से क्या इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पेपर में, 1 मार्क्स से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, सब कुछ अच्छा करा, मेरे 95 मार्क्स आए हैं, मेरे इंटरनल से फुल 20/20 हैं आई थिंक, और मेरे जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें टोटल मिला के मेरे ओवरऑल आउट ऑफ 100 मेरे 95 मार्क्स है मैथ्स में। जिस बच्ची के 10th क्लास में 55 मार्क्स से मुश्किल से, उसके अब 10th में 95 से, क्योंकि मेहनत करी है, प्रैक्टिस करी है, हार्ड वर्क करा है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि मैं रट्टाफिकेशन कर लो और ये इस टाइप का ये इस टाइप का ये ऐसी चीजें हो जाएंगी, नहीं। मैथ्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। शुरू करते हैं अब अपना मैथ्स का। मैं जो सबसे पहले सैंपल पेपर लेके आई हूं, ये CBSE ने रिलीज करा है आप लोगों के लिए। CBSE हर साल एक सैंपल पेपर रिलीज करती है हर सब्जेक्ट का, जिससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि आपका जो पेपर का लेवल है वो किस टाइप का है, कितने लेवल का आएगा, किस किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ताकि एक क्लियर हो जाए कि आपके सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके सेक्शन B, C, D, E में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप लोगों को मार्किंग स्कीम में पहले ही बता चुकी हूं, मैं पहले सिलेबस डिस्कस करा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अब मैं आपकी पहली बात, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है हमेशा उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें कुछ आपके काम के इंफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें क्वेश्चंस में और दे रखा है या हमें उसके सब पार्ट्स में और वाला ऐसे कर रखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा अपने जर्नल इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ना 5 मिनट लगा के। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर है कितना है, 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के हैं। इंटरनल्स मतलब आपके क्लास टेस्ट हो सकता है, आपका वाइवा हो सकता है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, आपका अटेंडेंस है, वो हर स्कूल का अपना अपना कैटेगरी है क्राइटेरिया है। और जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के तो शायद आप लोगों के प्रैक्टिकल हो भी चुके हैं, जनवरी में फाइनल प्रैक्टिकल से आपके मार्क्स जा चुके हैं। तो अब हम किस पे फोकस करेंगे, अपनी थ्योरी पे फोकस करेंगे कि अगर हम थ्योरी में अच्छा कर जाए, ताकि अगर हमारा जो है इंटरनल्स में मार्क्स कहीं पे कट हो गया है तो वो हम कहां पे कवर अप कर ले, अपने थ्योरी में कवर अप कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शंस होंगे, आपके 5 सेक्शंस होंगे। कितने सेक्शंस होंगे? 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। सेक्शन ए जो है आप लोगों का वो क्या है, आपका MCQ वाला है, जिसमें से आपके कितने हैं MCQs आएंगे 20 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए में। सेक्शन ए बी जो है आपका वो शायद सेक्शन ए हैज
2 MCQs एंड 2 असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब वही है, वो भी एक टाइप से MCQ है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 18 तो आपका डायरेक्ट MCQ पूछेंगे, आपको क्वेश्चन दे दिए, और 2 क्वेश्चन आपके पास कैसे होंगे, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। असर्शन रीजनिंग मतलब असर्शन आपको कोई असम्पशन दे दी और रीजन दे दिया कि इसका रीजन ये हो सकता है, तो आपको ऑप्शन दे दिए कि आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है वो आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो भी हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। वो आपके नॉर्मल बेसिक और थ्योरी चीजों से रिलेटेड होता है। उसके बाद आपके जो है सेक्शन बी में 5 वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, जो ज्यादा इलेबरेट नहीं होंगे, बस 2 से 3 लाइन में आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो, सॉरी जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा, वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है। उसमें आपके 5 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर सेक्शन सी में आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप, थोड़ा सा आपको इलेबरेट करना पड़ेगा, उनमें चीजों को आपको लाइंस में करना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा आपका सेक्शन सी में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम आएंगे अपने सेक्शन डी में, जो कि आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका, 5 मार्क्स। आपके 4 क्वेश्चन होंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे, पर क्वेश्चन कितने मार्क्स है आपका, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है, वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या इंटीग्रेटेड यूनिट्स असेसमेंट, मतलब आपका एक टाइप से केस स्टडी मान लो, जिसके सब पार्ट्स दिए होंगे आप लोगों को, और वो सारे के सारे जब आप सब पार्ट सोल्व करोगे तब आपको पर पार्ट्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं कि आपका एक सब पार्ट गलत हो गया तो आपका पूरे पे कांटा लग जाएगा, नहीं, सब पार्ट्स होंगे, आपको सब पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपके नंबरिंग वहां पे आपका देंगे ये लोग। ये था आपका क्वेश्चन का टाइप, आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आएगा, कितने सेक्शंस होंगे, कितना क्वेश्चंस होंगे, और कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन बी और सेक्शन डी, देखो सेक्शन ए में आपके है 20 मार्क्स, सेक्शन बी में है आपके कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स, ये 30 मार्क्स। सेक्शन ए प्लस बी और टोटल आपका हो गया 30 मार्क्स का। उसके बाद देख लो सेक्शन सी में है आपके 6 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 6 3 12, कितना हो गया आपके पास 42 मार्क्स। उसके बाद आपके आएंगे सेक्शन डी, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो कि है 5 मार्क्स के, मतलब 4 5 20, तो 30 प्लस 12 प्लस सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी तो मिला के 30 हो गए, फिर सेक्शन सी मिला के 12 मार्क्स हो गए, और ये मिला के 20 मार्क्स हो गए, ठीक है। देख लो इन दोनों के मिला के 42 प्लस 2 कितना हो गया, 62 मार्क्स का पेपर हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, मतलब ऐसे ही है ना, हाँ ऐसे ही है मेरे ख्याल से, 20 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये और ये 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, हाँ 80 मार्क्स का पेपर आपका टोटल। तो ये सेक्शन तो मैं आपका अच्छे से कराना ही कराना है, क्योंकि ये इसमें बच्चों के नंबर ज्यादा करते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन जल्दी कर जाएंगे। लेकिन जो आपका ये जो नया सेक्शन सेक्शन ई है, केस स्टडी वाला जो सेक्शन है आपका, नया तो नहीं बोलूंगी मैं, आप लोग 10th में भी करके ही आए होंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन इतना भी चैलेंजिंग नहीं होता है। अगर आप समझ गए क्वेश्चन किस टाइप से आपको क्या दे रहा है तो आप आसानी से कर जाएंगे वो चीजें, ओके। हमेशा आपके पेपर का कोड कितना है, 041 है, और ये सैंपल पेपर जो है वो मैं सबसे पहला जब आप लोगों के लिए सैंपल पेपर लेके आई हूँ, वो आपका सीबीएसई ने जो इस साल लॉन्च करा है 2022-2023 बैच का, वो लेके आई हूँ। वो सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे हम, मिनिमम दिन के 10 क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 37, मतलब 20 क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस वो आएंगे 25 और 6 क्वेश्चन वो 31, और उसके बाद कितने क्वेश्चन आने थे, 4 क्वेश्चन आने थे, 31 प्लस 4 35, और 3 क्वेश्चन नीचे 38 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। इन 38 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन के बीच में आपके पास चॉइस भी होगी, कुछ क्वेश्चन के बीच में 17, मान लो क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया मुझे, एक क्वेश्चन उसका ये दे दिया और एक क्वेश्चन ये दे दिया, तो आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ऐसे चॉइस नहीं आएगी कि आपके पास इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन है
और आपको कोई भी नो क्वेश्चन सोल्व करने नहीं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। वो आपके इंस्ट्रक्शंस में जैसे लिखा हो, जिस जैसे आपको क्वेश्चन दे रखे हो, आपको उस हिसाब से करना है। तो अब हम शुरू, ऊपर डाल लो क्वेश्चंस भी आप लोग साथ के साथ लिखोगे, ये नहीं कि बस आंसर सोल्व करोगे, नहीं, आप क्वेश्चंस भी लिखोगे। ऊपर हेडिंग डाल लो सैंपल पेपर 2022-23, सीबीएसई सैंपल पेपर है ये आप लोगों का। आप सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर ए जो है वो ये जर्नल फॉर्म में दे दिया, इस टाइप का है, वो कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर, ठीक है। ये ए कब बोलेंगे हम कि ये ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? कैसे पहचान होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, और उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे के सारे जीरो। मैं आप लोगों के लिए इलैबोरेट करके लिखती हूँ, लेकिन आप लोग ये सब रफ वर्क में करना, डायरेक्ट आंसर करना। यहाँ पे मैं सब कुछ खोल खोल के आपको कंसेप्ट और बेसिक बताऊंगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मुझे पता चल गई किस टाइप की होती है, माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है? मतलब ए कोई मैट्रिक्स दे दी मुझे, जब मैं उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देती हूँ, वो क्या होता है? उसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो मेरे पास जैसे कि ए मैट्रिक्स ये दे दी, ठीक है। ये दे दी मुझे एक मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होएगा? मतलब रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में। रो को किस में कन्वर्ट करना है? कॉलम में। ठीक है, साइड में लिख देती हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो। ए ट्रांसपोज क्या होएगा मेरे पास? ये है आपके कोई मैट्रिक्स ए, और ये है आपके ट्रांसपोज उसका, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलूंगी? कब बोलूंगी मैं? जब मेरे ये डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। A11 इज इक्वल्स टू A22 इज इक्वल्स टू A33 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब मैं, अगर ये A1 को मैं इन जनरल लिखूं, मतलब AIJ, जब मेरा AIJ इज इक्वल्स टू 0 हो, और ये कब हो? जब आपका AI किसके इक्वल है? J के इक्वल है, मतलब आपके ये दोनों एलिमेंट्स क्या है? सेम है, ठीक है। जब I इज इक्वल टू J हो और वो 0 हो, तब वो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी? जब ये किसके इक्वल, जब ये इसका नेगेटिव हो, जब इसके सेम एलिमेंट्स क्या हो? नेगेटिव हो, आपस में क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। फिर ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए नेगेटिव हो। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि ये दे देता कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो, तो मैं इस मैट्रिक्स को वो बोल दूंगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल दूंगा। ऐसे कई सारे ऑप्शन। अब मुझे दे दिया कि मुझे AIJ वाले ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब मुझे इनकी बात करनी है। फिर मैंने देखा कि मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे है, तो ऑप्शंस के हिसाब से आप बेसिक्स का यूज करोगे। तो मैंने देखा था कि ये तो कब रिजेंबल करेगा? ये तो चीजें मुझे रिजेंबल कर गई कि स्क्यू सिमेट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और डायगोनल एलिमेंट जीरो कब होते हैं? जब आपका I इज इक्वल्स टू J हो। अगर वो जीरो हो और I इज इक्वल्स टू J हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी है आप लोगों का करेक्ट आंसर। अगर आपको पता होता, अगर किसी को यही नहीं पता कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए
आई जे इज इक्वल्स टू 0 होता है, और ये कब होता है? जब आई इज इक्वल्स टू जे होता है, तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, 3 कंडीशंस होती हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 होगा जब आई इज इक्वल्स टू जे होगा, और ये क्या होते हैं? आपस में नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? आपस में नेगेटिव होते हैं, इसलिए मैं ए ट्रांसपोज इसके इक्वल लिखती हूँ हमेशा नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल लिखती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। जिन बच्चों को बेसिक समझ में आ गया था तो वेरी गुड, जिनको नहीं आया है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करो कि कैसे कैसे क्या है। ए ट्रांस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान यही होती है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि ये आपकी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बन गई आप लोगों की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं, और ये एक दूसरे का क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं। जो A12 होगा तो A21 उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से देखो ये क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से जिसको क्लिक कर गया है वो सॉल्व करो, जिसको क्लिक नहीं करा है मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी ही कराऊंगी, जल्दी से करो। ठीक है, करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। एमसीक्यूज में तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 या 2 मिनट ही लगानी, उससे ज्यादा तो लगाओ ही मत। मैक्स टू मैक्स जब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हाँ यार मैं फंस गया, तो क्वेश्चन को छोड़ो, उसके खाली स्पेस छोड़ो, एमसीक्यूज में डायरेक्ट बाद में आंसर लिख देना। अगर पता मतलब पता हो जाए या फिर आप लोगों को समझ में आ जाए, आप क्लिक कर जाओ, बाद में आप सोल्व कर लो, तो वो चीज ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करो रुक के चीजों पे, अगले क्वेश्चन पे जाओ। ये नहीं आ रहा तो अगले पे जाओ, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, बाद में कर लेंगे, पहले और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इस एक नंबर की वजह से मैं अपने 4 नंबर नहीं गवा सकता या गवा सकती। जल्दी से क्लिक कर गया, कुछ बच्चों का तो हो भी गया। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जिनका हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक के साथ कल बताऊंगी कि इसका बेसिक क्या होता है, ये चीज होती क्या है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, एक बार अपनी लेसेस बांध लूं। आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कितने ऑर्डर की है मेरे पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ 3। इसका मतलब क्या होता है? वो उसका ट्रांसपोज होता है, या ए टी लिख लो या ए ऐसे डैश बना लो, इसका मतलब क्या होता है? वो उसका क्या होता है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज तो मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया क्या होता है। जब मैं रो को उठा के कॉलम में पुट कर दूं, हर रो को उठा के किस में पुट कर दूं? कॉलम में पुट कर दूं, तो वो क्या होता है? आप लोगों का ट्रांसपोज होता है। उस पूरी मैट्रिक्स का क्या हो जाता है? ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो किसके इक्वल है? -3 के इक्वल। डिटर्मिनेंट तो किसके इक्वल है? -3 के इक्वल। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे जाओ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए डैश तो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो पता है मुझे, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहां से लेके आऊं? ये भी पता है आप लोगों को। अगर किसी को याद हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होता है, अगर किसी को याद हो तो। ये प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, भूलना मत। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज वाले टॉपिक में, उसके बाद आपने इनवर्स वाले टॉपिक में भी पढ़ी होंगी इसकी। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन 2 मिनट का काम है, जल्दी से कर लो। मैं इसे वैल्यूज पुट कर देती हूँ।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो यहाँ से भी क्या आ गई, 3 आ गई, तो इसे पुट कर दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ए ट्रांसपोज तो किसके इक्वल हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो जब मैं माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कराया पॉजिटिव और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 9, तो पॉजिटिव 9, हाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, मुझे कैसे पता चला, आप लोगों ने ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या होती है कि किसी को मैं उसके कैसे खोल के लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही होता है। किसी ट्रांसपोज का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं या किसी नॉर्मल मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, वो दोनों सेम ही होते हैं, हमेशा निकाल के देख लो बेशक। तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से पुट कर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे यहाँ से पता चल गई कितनी है, -3 ही है। सारी की सारी मैंने इस फॉर्मूले में पुट करी और ये निकाल के मेरे पास आ गया +9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ये साथ के साथ लिख लेना ये प्रॉपर्टीज, जो चीजें किसी को रिकॉल नहीं हो रही, जैसे आप अब किसी को यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज याद नहीं आई हो, तो वो अब जाके अब उसको पता चल गया कि ये वाला पोर्शन मेरा जो है वो वीक है अभी भी, तो बुक खोले जहां पे आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं वो रिवाइज करो। नहीं और तो यहाँ तो मैं साथ के साथ कराते जा रही हूँ आप लोगों को, जो भी चीजें मेरे सामने आते जाएंगी। ठीक है, वरना आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे बताइए कि आप लोग ये चीज जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहे या आपको ये चीज समझने की नीड है अभी भी, तो मैं उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर एक दोबारा से टॉपिक ले आऊंगी, एक दोबारा से मैं एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो आप प्लीज मुझे बताइए। आप लोग कमेंट्स अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, और यूट्यूब पे जो हमारा एग्जाम्पल चैनल है आप वहां पे सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, क्या है ये, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ, अब दिख रहा होगा। हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूले में तो कोई बेसिक नहीं होता। अगर किसी को चैप्टर पढ़ा है, किसी को कोई चैप्टर आता है उस चीज का, तो उसको फॉर्मूला भी याद होगा कि ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ए बी सी हैं उसका एरिया हम कैसे निकालते थे। ट्राइंगल ऑफ अ एरिया विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बस यहाँ पे वो वेक्टर फॉर्म में दे दिया, सेम चीजें। एबीसी कोई ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस ये हैं, तो मुझे फॉर्मूला बताओ ट्राइंगल ऑफ बेस, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो वही चीज है। अब देख लो ना इसमें हाफ ना इसमें हाफ ना इसमें हाफ, तो डायरेक्ट याद कर लो कि ये इसका आंसर है। वरना वेक्टर वाले स्पेस में आप लोगों ने ट्राइंगल लो वगैरह पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है इन वेक्टर स्पेस, ए बी वेक्टर इंटू में ए सी वेक्टर। बस नॉर्मल, अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर किसी को 8 9th वाला याद है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो देख लो हाफ किस में है, किसी में नहीं है, इसमें है, ये वाला आपका आंसर है। इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती, इसमें कोई बेसिक नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। अब मैं जैसे फॉर्मूला लिखूं कि एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, ए स्क्वेयर होता है, साइड का स्क्वेयर होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं टोटल सरफेस एरिया पूछूं या लिटरल सरफेस एरिया पूछूं, वो अलग चीजों में आ जाता है, सॉलिड वाले चीजों में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर, ये भी नहीं दिख रहा होगा शायद, नीचे कर देती हूँ मैं थोड़ी चीजों को। दिख रहा है अब, हाँ आ गया स्क्रीन में। तो कुछ चीजें स्क्रीन आउट हो जाते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स, ये आपको कोई फंक्शन दे दिया, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, कि के की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होएगा। जल्दी से मुझे करके बताओ क्या, किस वैल्यू के लिए,
अगर किसी को कॉन्टिन्यूटी वाला बेसिक नहीं याद है तो मैं लिखवा देती हूँ कि कोई फंक्शन को आप कंटिन्यूस कब कैसे प्रूव करते हो, कि फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फर्स्ट, सेकंड और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गई है सेकंड पॉइंट में। थर्ड, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और वो और किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो जाए, तब आपका फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तब आपका फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कि फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू और फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। तो तीसरा पॉइंट आपको पूरा कंप्लीट बता देगा कि अगर वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है और वो इक्वल लिमिट फंक्शन की उस वैल्यू के इक्वल भी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो आपका फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तब आपका फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ये जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी करो सब। हो गया, 5 मिनट का काम भी नहीं था, जल्दी से करो, चलो जल्दी करो। ये सबने लिख लिया होगा, ये मैं रफ कर रही हूँ। और अब देखना सबका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मैं अपना फर्स्ट पॉइंट लिखती हूँ कि मुझे फंक्शन के किसके ऊपर लिखना है, एक्स के ऊपर लिमिट जो है। ठीक है, फर्स्ट वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स तो किसके इक्वल होगा, मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 है तब आपका फंक्शन किसके इक्वल है, के इक्वल है। जब फंक्शन की वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू 0 है तब आपका फंक्शन किसके इक्वल है, के इक्वल। तो जब मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, के आएगी। क्या आएगी, के आएगी। तो अब सेकंड पॉइंट में मैं क्या निकालती थी हमेशा, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते थे। लेकिन मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो नॉर्मल कोई भी लेफ्ट या राइट लिमिट ले लो वो इक्वल ही होएगा। तो मैं नॉर्मल लिमिट ले लेती हूँ, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। मैं यहाँ पे x 0 नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों नहीं लिख रही हूँ, x नेगेटिव मतलब x से छोटा गया, और अगर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब या तो वो x से छोटी है, या तो वो 0 से छोटी है, या वो 0 से बड़ी है। 0 से छोटी होगी तो क्या आएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 से बड़ी होएगी तो क्या आएगी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो नॉर्मल लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालूंगी, जल्दी से निकालो मुझे, जल्दी से निकाल के। तो अब क्या आएगा, ये सॉल्व करना आप लोगों के लिए टास्क है। अगर किसी को ये वाला नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन क्या है, इज इक्वल टू के है, बात वही है। ठीक है, जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो जो भी है, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर किसी को समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं निकाल देती हूँ, वरना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, मतलब जब वो एक्स या तो छोटा है, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई से भी निकालू दोनों सेम ही आएंगे, तो मैं नॉर्मल लिमिट निकाल लेती हूँ। तो वो किसके इक्वल होएगा, 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई भाई, मैं यहाँ पे क्या लिमिट निकालूं, अब मैं यहाँ पे कैसे निकालूं। अगर किसी को याद हो तो वो डायरेक्ट कर चुका होगा, अगर किसी को फॉर्मूले अच्छे से याद है, एज आई एम सेइंग, अगर किसी को अच्छे से फॉर्मूले याद हैं तो वो अब तक तो सॉल्व कर चुका होगा, नहीं है याद तो कर लेती हूँ। अब मुझे ये 1 माइनस को नहीं अच्छा लग रहा, मुझे समझ में नहीं आया तो, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर सकती हूँ। अगर किसी को cos 2a का फॉर्मूला याद होता है तो वो क्या होता है, 1 माइनस कोस तो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस तो किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ, एंगल का हाफ कितना हो जाएगा 2x, और नीचे क्या है आपका 8x स्क्वायर।
नीचे क्या चल रहा है आप लोगों का, 8x² चल रहा है। अब इससे तो ये कैंसिल होएगा, sin², ठीक है। 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ऊपर साइन का स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो इसका मैं होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर किसी को पता हो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं 4 को किसका लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब ये आ गया मेरे पास चीजें, sin 2x का होल का स्क्वायर अपॉन में 2x का होल का स्क्वायर, इसको मैं होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ। बात वही है, a² अपॉन में b² को मैं a/b का होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डिवाइड में या मल्टीप्लिकेशन में पावर होती है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब ये यहां से कैसे आ गया, इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल होती है, अगर किसी को याद हो, इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अगर किसी को लिमिट 11th क्लास का चैप्टर याद हो कि लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और साइन का फंक्शन है, sin 2x अपॉन में 2x है, जो ऊपर एंगल है उसी से नीचे डिवाइड है, तो इस होल की लिमिट तो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि जब आप ऊपर वाले में पुट करोगे x की वैल्यू sin 2x 0, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, 1 बन जाता है। इस होल की वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला है, साइन कोस वाला आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट जिसके उसमें निकाल रहे हैं वही आपके एंगल में हो, और पूरा एंगल नीचे डिवीजन में भी हो, और बाहर साइन हो। तो sin 2x अपॉन में 2x की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये साइड में लिख लेना सब लोग, ये फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो अब मैं बता दूंगी, अगर इस वैल्यू पे तो फंक्शन क्या है हमारा, इस वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट के। इसकी वैल्यू तो क्या है, k है, इसकी इन दोनों की वैल्यू तो क्या है, 1 है। तो यहां से हमारे k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहां से हमारे k की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जब हमारा k की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा, तब हमारा फंक्शन क्या होएगा, कॉन्टिन्यूअस होएगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कि k की वैल्यू जब 1 होगी तब हमारा जो फंक्शन f(x) है वो क्या होएगा, कंटिन्यूअस होएगा एट x इक्वल्स टू 0 पे। अगर किसी को लिमिट निकालनी नहीं आती है तो चैप्टर नंबर 11 क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 तो नहीं, लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लो, कर लो भाई, कैलकुलेटिव वाला पार्ट कर लो अच्छे से, बहुत हाईएस्ट मार्क्स के आता है वो पेपर में, आगे आपका सीयूईटी में भी आएगा ये सब चीजें। जिसको यही नहीं पता लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो तुम पेपर देने जा रहे हो अभी अपना बोर्ड का, तो 11th क्लास का टॉपिक हो गया। कोई बात नहीं, अभी बता दिया है तो चीजें रिकॉल कर लो, साथ के साथ जो चीजें नहीं आती हैं वो पीछे जाओ, खोलो बुक को, खोलो अपने नोट्स को, उन चीजों को रिकॉल करो, दोबारा से पढ़ो वो चीजें, उन चीजों की प्रैक्टिस करो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ एक्स एफ डैश एक्स क्या है, कि मेरे पास जो एफ डैश एक्स है, अब मुझे डेरिवेटिव दे दिया, डेरिवेटिव किसके इक्वल है, एक्स ओवर 1 प्लस एक्स के इक्वल है, तो मुझे क्या निकालना है, अब एफ एक्स निकालना है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, अगर किसी का दिमाग नहीं चल रहा इतना, वो क्या करेगा, पहले तो देखेगा इसको मैं डेरिवेटिव कैसे बना, एक
आप लोगों को पता होता है जो डेरिवेटिव होता है वो किसका एंटी होता है, इंटीग्रेशन का। किसका एंटी होता है, इंटीग्रेशन का। जब मैं फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो वो उसके डेरिवेटिव के इक्वल होता है, और जब मैं डेरिवेटिव का फंक्शन कर दूंगी, जब इंटीग्रेशन कर दूंगी तो वो किसके इक्वल होएगा, आपके डेरिवेटिव के इक्वल, तो आपके फंक्शन के इक्वल तो होएगा। जैसे कि ये होता है, ठीक है, मुझे डेरिवेटिव दे दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होएगा आपका, 2x के इक्वल होएगा, होएगा आपका। अब मैं क्या करूंगी, ये तो इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। आपका फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर था, आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन करा दूंगी। क्या करा दूंगी, अब इसका इंटीग्रेशन करा दूंगी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो क्या होते हैं, आपस में एंटी होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x तो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 2x किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो जो अब आपका एफ डैश एक्स था वही आपका क्या आ गया, उसका इंटीग्रेट करके क्या आ गया, आपके पास फंक्शन आ गया। अगर आपको एफ डैश एक्स दे रखा है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, एज इट इज फंक्शन आ जाता है उस एफ डैश एक्स का। क्या आ जाता है, उस एफ डैश एक्स का फंक्शन आ जाता है। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन के इक्वल ही होता है। तो कर दो भाई, कर दो। चलो, आपके पास एफ डैश एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो क्या है आपके पास, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर या नॉर्मल एक्स है, 1/x है, वो कोमा है, ये कोमा है, ये स्क्वायर मत समझ लेना कोई, ठीक है। ये आपका फंक्शन, मैं इसका क्या करवा दूंगी, इंटीग्रेशन करा दूंगी। ये आपका एफ डैश एक्स है, मैं इसका इंटीग्रेशन करा देती हूँ। इंटीग्रेशन को क्या कर सकती हूँ, मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, इसको मैं अलग अलग का इंटीग्रेशन लिख सकती हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, पावर में एक ऐड और उसी एडिड पावर से डिवाइड और प्लस में सी, प्लस में सी, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। और 1/x का तो क्या होता है, लॉग, डायरेक्ट है ये तो 7.1 एक्सरसाइज से पहले कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और प्लस में c, प्लस में c। इंटीग्रेशन ये इसके इक्वल है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, fx की वैल्यू आ गई, तो यही क्या है आपकी fx की वैल्यू है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, x²/2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में c, ये है ना ऑप्शन बी, और किसी में तो नहीं है ना, हाँ यही है, ये आपका फाइनल आंसर है। कुछ नहीं करा, मुझे इतना पता है कि जब मैं किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो हमें नॉर्मल हमारा फंक्शन मिल जाता है, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, मेरे पास फंक्शन आ गया x²/2 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। और अब जिसको x का इंटीग्रेशन भी नहीं पता, 1/x का इंटीग्रेशन भी नहीं पता, तो वो क्या ही करूं मैं, अब ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपके 7 चैप्टर का शुरू होने से पहले ही आपका ये बेसिक है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 7.1 एक्सरसाइज से पहले बेसिक उठा के देखना, वहां आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंटीग्रेशन क्या होते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, सब कुछ दे रखा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर m और n मेरे पास रिस्पेक्टिवली क्या है, ऑर्डर और डिग्री, रिस्पेक्टिवली मतलब m क्या है आपके पास, ऑर्डर है, n क्या है आपके पास, डिग्री है, ठीक है। ये पता होगा रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं, कि जब आपका फर्स्ट नंबर पे है, जो बाद में वैल्यू रखे होते हैं वो फर्स्ट नंबर की ही वैल्यू होती है। तो m क्या है आपके पास,
ऑर्डर है, एन आपके पास डिग्री है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब मुझे m प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करेंगे, अरे मैम ऑर्डर और डिग्री तो हमें पता है, ऑर्डर जो होता है जो आपका डेरिवेटिव हाईएस्ट होता है वो होता है, और डिग्री जो होती है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर होती है। हाईएस्ट डेरिवेटिव तो मेरे पास यहाँ पे डी वाई बाई एक्स है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आ गई, और मैं इसका आंसर क्या लिख देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5, जो कि हो जाएगा आपका सरासर गलत। गलत। आपको पहले देखना है कि आपके पास डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है या कुछ और भी दे रखा है। ये आपके पास आपका फंक्शन है, लेकिन उससे पहले इसको मुझे क्या दे दिया, डेरिवेटिव दे दिया। तो पहले मैं क्या निकालूंगी, इस पूरे का डेरिवेटिव निकालूंगी, तब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगी आप लोगों के पास, जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल के पूरा सोल्व कर दोगे तब। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये मान लो मैंने डी वाई बाई डी एक्स क्या मान लिया, आपका पूरा फंक्शन मान लिया, मैंने इसको टी मान लिया। ठीक है, पुट कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ टी तो क्या होएगा, टी की पावर 4 है, क्या होएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूं मैं, ध्यान रखना, जितनी पावर है आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगी, और साथ में इसका डेरिवेटिव तो क्या होएगा आपका डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, अब सब वैल्यूज मतलब इसका, अब मैं ये टी वगैरह हटा के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोगों के, सॉरी डेरिवेटिव कर दूं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके पास ये आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो पहले मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव करूंगी, तब मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, तब मेरे को ऑर्डर और डिग्री एग्जैक्ट पता चलेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर जितनी आगे वो आगे आ जाएगी, पावर में से मैं क्या कर दूंगी, एक घटा दूंगी, 4 - 1 होता है आपका 3, उसके बाद इसी का डेरिवेटिव ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास dx। अब मेरे पास क्या है, और dy बाय dx का मैं दोबारा से डेरिवेटिव करती हूं तो वो क्या होता है आपके पास डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, मतलब dy बाय dx ऑलरेडी डेरिवेटिव हो चुका है। मेरे पास f डैश x है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव का मैं जब मैं दोबारा से डेरिवेटिव करती हूँ तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ हमेशा f डबल डैश x। ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब ऑलरेडी आपके पास एक डेरिवेटिव आ चुका है, अब आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव करा है। सेकंड डेरिवेटिव मतलब दोबारा से उसका डेरिवेटिव करा है, तो वो आएगा आपका डी स्क्वेयर बाय डी एक्स। ठीक है, चलो अब आएगी आपके पास m और n की वैल्यूज। ये बनी अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के बाद। ठीक है, ऑर्डर तो क्या होता है, जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही आपका ऑर्डर होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने का है, 2 है, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास 2। और डिग्री क्या होती है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल की जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है आपकी डिग्री। n की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 1, तो m प्लस n कितना आ गया मेरे पास 2 + 1 = 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट करोगे गलत हो जाएगा, ऑप्शन में मैच नहीं करेंगे आप लोगों के। पहले मैंने देखा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, नहीं बन रही, नहीं बन रही भाई, पहले उसने बोला कि उसका डेरिवेटिव करो, तब जाके डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी बनेगी मेरे पास, तब मेरे पास डी और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आएंगे। लेकिन अभी तो मुझे डेरिवेटिव करना बचा था, तो मैंने पहले डेरिवेटिव करा, तब मुझे पता चला कि m और n की वैल्यू तो क्या है, तब मेरे पास m की n की वैल्यू आई, तब मैंने उसका क्या करा, डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, इसके ऑप्शंस यहाँ शायद क्रॉप हो गए, तो कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर आपका 3 है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38 39 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको पता होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज, इसका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होएगा। ऑप्शन ए एन ओपन प्लेन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ऑप्शन बी
half plane containing the origin, the whole xy plane not containing the line, the a closed half plane containing the origin. जल्दी से मुझे इसका आंसर करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी है. जल्दी से मुझे सॉल्व करके दो, चलो चलो जल्दी जल्दी करो. ठीक है, वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, तब तक मैं क्या करती हूँ आप लोगों का सॉल्व करा देती हूँ. यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास 3x प्लस 5y लेस देन 4 है. लेस देन 4 है मतलब स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, मतलब ये 4 से छोटा ही आएगा, 4 के इक्वल भी नहीं आएगा. ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं. अगर ये होता लेस देन इक्वल टू होता तो वो इक्वल हो भी सकता है 4 के और 4 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे इसने बोल दिया कि वो 4 से छोटा ही होएगा भाई, वो इसको इक्वल नहीं होता. ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. और अगर किसी को बेसिक याद हो तो जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है आपकी, वो क्या होती है, हमेशा ओपन हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है? ओपन हाफ. किसको? ओपन को, ना कि क्लोज को. क्लोज कब आता? अगर वो उसमें इनइक्वालिटी को भी इंक्लूड करता, अगर उसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता. लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. स्ट्रिक्ट मतलब उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, इक्वल टू का साइन नहीं है. तो ये क्या बन गया आपका? ओपन प्लेन बन गया. आप देख लेते हैं ओपन, वो भी कौन सा प्लेन? हाफ प्लेन. कौन सा? हाफ प्लेन. तो हाफ ओपन हाफ प्लेन के कौन से दो हैं ऑप्शंस? ये और मेरे पास ये है, तो ये दो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये क्लोज हाफ प्लेन का है, ये होल एक्स वाई प्लेन का है. ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते. ठीक है, उसके बाद अब मैं देखती हूँ मेरे पास इन दो ऑप्शंस में क्या दे रखा है. ये दे रखा है कि एक ओपन प्लेन जो है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा, मतलब जब मैं ओरिजिन एक्स और वाई की जगह ओरिजिन पुट करूंगी तो वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. देख लेते हैं भाई, एक्स वाई क्या आ गया मेरे पास अकॉर्डिंग टू ओरिजिन? 0,0 इज इक्वल्स टू एक्स और वाई. जब मैं एक्स और वाई की जगह क्या पुट कर दूंगी? 0 0. 3 इंटू में 0, 5 इंटू में 0 लेस देन 4. यस, 0 जो है वो 4 से छोटा ही है. अगर ऐसा आ जाता कि मैं कुछ ऐसा ओरिजिन पुट कर दी, वो माइनस या ऐसे आता, -4 से कभी छोटा हो सकता है 0? नहीं हो सकता. लेकिन मुझे +4 दे रखा है. हाँ भाई, +4 से तो छोटा ही है 0, मतलब इनइक्वालिटी को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. जो आपका वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी यहाँ पे आया है वो 4 से छोटा ही है और वो 4 के इक्वल भी नहीं है, तो वो पॉइंट को वो प्लेन कंटेन करता है. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. ये एक स्ट्रिक्ट प्लेन है, एक स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, तो ये ओपन हाफ प्लेन होएगा. और जब मैंने इसमें ओरिजिन को पुट करा, मेरी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई, तो ये कौन सा है? ये ओपन प्लेन है विद कंटेनिंग द ओरिजिन. ये ओरिजिन को क्या करता है? कंटेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं. ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूं. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की, इस वेक्टर के ऊपर मुझे क्या निकालनी है? स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है. बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए. यहाँ पे जिसका होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और जिसका नहीं होता है वो लोग भी जल्दी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो. ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो. अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बेसिक लिखवा देती हूँ आप लोगों को. नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को बेसिक लिखवा देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है. मुझे क्या निकालनी है? इस वेक्टर की, इस वेक्टर के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन निकलवानी है. तो कुछ नहीं करना होता, उन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दो. स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट तो आप लोगों को आती होगी, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट सबने पढ़ा होगा. और जिसके ऊपर निकालनी होती है उसका क्या निकाल देती हूं मैं?
मॉडुलस निकाल देते हैं, जिसके ऊपर निकालते हैं उसका क्या निकालते हैं, मॉडुलस सोल्व करते हैं, उसका क्या करते हैं हम हमेशा, मॉडुलस सोल्व करते हैं। ठीक है, और किसी वेक्टर का मॉडुलस में हम कैसे सोल्व करते हैं, जो भी उनके कांस्टेंट टर्म होती है उनका स्क्वायर का सम का होल का स्क्वायर रूट उस चीज का मॉडुलस होता है। तो इसका मॉडुलस क्या होएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 1 + 4 + 9 = स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, ये आपका इसका वैल्यू आ गई। इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराते हैं, ये सोल्व होएगा आपका डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। किसके हेल्प से, डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से। इट नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट, इज द स्केलर प्रोजेक्शन निकालने हैं। स्केलर में हमेशा डॉट प्रोडक्ट होती है, वेक्टर प्रोजेक्शन में हमेशा डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने बेसिक बता दिया ऐसे ऐसे करना है। स्केलर प्रोडक्ट अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने टोटल 8 क्वेश्चन सोल्व करे हैं। कल से हम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। ऐसे आप लोगों के 38 क्वेश्चन है, तो आपके ये लगा लो कि 3 से 4 दिन में आपके सारे के सारे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक सैंपल पेपर। 3 से 4 दिन आप एक, यहाँ पे 3 से 4 दिन लग रहे हैं क्योंकि मुझे आप लोगों को खोल खोल के चीजें बतानी है। जब आप लोग खुद लगाओगे तो आपको प्रॉपर टाइमिंग सेट करना, सैंपल पेपर को सोल्व करने बैठो, 3 घंटे में आपका सैंपल पेपर सोल्व होना चाहिए। स्पीड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने वहाँ पे व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दिया करो कि एग्जाम्पल पे ये सेशंस की वो चल रही है, ताकि आपके और लोग भी हमसे जुड़ जाए, आपके और दोस्त लोग भी जुड़ जाए। ठीक है, और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।